हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज प्रारंभ। तो बच्चों, आप सभी के जो कमेंट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि हम आखिर कौन सी जो बुक्स है वह स्टार्ट करें अगर आप कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 5 इंपॉर्टेंट बुक जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ साथ। वैसे तो देखो, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इन इनिशियल स्टेज अगर आपने जस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है तो आप क्या करें, है ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले तो अपना वो पावरफुल, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ। एक पावरफुल माइंडसेट बनाओ कि यस वी कैन, आई कैन, है ना, हम कर सकते हैं, यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। तो अपना जो हम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारी थिंकिंग रहती है खुद के बारे में, दूसरे क्या हमें जज करेंगे, दूसरे क्या हमारे बारे में सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, सेकंड थिंग, बट हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपना जो इंटेंट है वो बहुत पावरफुल बनाओ, माइंडसेट बनाओ, और ये माइंडसेट कौन सा होना चाहिए कि यस आई कैन, है ना, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप कर पाओगे यूपीएससी, तब जाके आपको इसकी जो प्रिपरेशन है वह करनी है कि यस मुझे देश के लिए सर्व करना है, नेशन के लिए सर्व करना है। क्योंकि यूपीएससी केवल एक हम जॉब नहीं कह सकते बल्कि काइंड ऑफ सर्विस, जब नेशन को आप सर्व कर रहे हैं। अगर आपका वाई क्लियर है ना कि मुझे यूपीएससी करना क्यों है, देन आपका वो जो मोटिवेशन है ना पढ़ने के लिए वो पैदा नहीं करना पड़ता। सो फर्स्ट आप अपना वाई क्लियर कीजिए कि आखिर क्यों आपको यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वह करनी है। सो सबसे पहली बात है कि आपको अपना जो माइंडसेट है वह क्लियर रखना है कि यस मैं कर सकता हूं, मैं यूपीएससी को क्रैक कर सकता हूं। देन इसके बाद आप ये सोचो कि अब आपको जो एग्जाम देना है, आपको जो एग्जाम देना है, आखिर ये एग्जाम है कैसा, एग्जाम का जो पैटर्न है वह क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जिस एग्जाम को हम देना चाहते, जो हम बनना चाहते हैं वो हम एक एग्जाम के थ्रू ही बन सकते हैं। तो उस एग्जाम को समझना, एग्जाम पैटर्न को समझना, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, सिलेबस को समझना, ये आपका सबसे पहला एक स्टेप होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, नो योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस किसी भी एग्जाम का सोल होता है। देन नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न हो गया, आपका सिलेबस हो गया, है ना, एग्जाम पैटर्न हो गया बच्चों, सिलेबस हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने आवर्स स्टडी करेंगे। अपना स्टडी टाइम टेबल बनाइए, अपना स्टडी का पूरा टाइम टेबल एक डिज़ाइन कीजिए कि मुझे 8 to 10 आवर स्टडी करना है, मुझे 8 to 10 आवर जो है वह स्टडी करना है। या आप कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास जो टाइम है वह कम रहता है, हो सकता है आपके पास ये जो टाइम है वह 8 to 10 ना रह के 4 to 5 ही रहे। एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना होगा कि सबसे पहली बात तो है कि यूपीएससी का पूरा जो, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे हम इम्पोर्टेंट, जिसे हम कोर सब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटी। और अभी आज जो मैं आपको 5 किताबें बताऊंगी वो भी एनसीईआरटी की फाउंडेशंस की ऐसी किताबें हैं जो कि एटलीस्ट आपको किसी भी पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़नी चाहिए। सो देखो कि आपने स्टडी टाइम टेबल सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट कर ली, एंड देन उसके बाद आपको अपना जो फाउंडेशन है, बिल्ड योर फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन आपका कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होंगे और ये कवर होंगे थ्रू एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ऑप्शनल है आपके लिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज ऑफ जब आप कोर सब्जेक्ट और चीज़ों को पढ़ते हैं बच्चों, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एकदम बेसिक से चीज़ों को समझें ताकि कुछ भी स्किप ना हो। एंड एनसीईआरटी बेस्ट, रिलायबल, ऑथेंटिक सोर्स। सो आपको अपना जो फाउंडेशन है वह स्ट्रॉन्ग करना है। एनसीईआरटी से आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं वह कवर करने हैं, हिस्ट्री, ये फर्स्ट स्टेज यही होगी, यही तरीका होता है। क्योंकि आगे आपको जब मेंस प्रिपेयर करना है तब भी यही सब्जेक्ट आने हैं, इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए चीज़ें आनी हैं, है ना, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी।
तो आपको अपनी जो एनसीईआरटी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट आपको जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उससे आपको मेंस आंसर राइटिंग करना सीखना है। जैसे कि मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में ही मानसून को पढ़ा, तो मानसून जो टर्म है, मानसून की जो चीज़ें हैं, आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, आप आंसर राइटिंग पर अपनी अप्रोच बनाएं। आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को काफ़ी डेवलप करना होगा, रीडिंग स्किल्स को आपको काफ़ी डेवलप करना होगा ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें। आंसर राइटिंग साथ साथ में करनी होगी, बहुत आसानी से आपको चीज़ों को समझना होगा, अपने नोट्स आपको बना, ये सारी चीज़ें वो हैं बच्चों जो आपको शुरू में सीखनी है। आप एटलीस्ट 6 मंथ्स आप न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखें, कुछ ना करें, 6 मंथ कॉन्टिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़े, लिखे कि आखिर उसमें आ क्या रहा है। तो ये कुछ ऐसी स्टेजेस है, मतलब ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जब हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यही सारे काम करना है। ठीक है, अब देखो जब इसके बाद आप चीज़ों को समझ जाते हैं, आपके कोर सब्जेक्ट्स कवर हो गए, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो गया, आप एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसे आप PYQs में देख रहे हैं, तो ऐसे में आप काफ़ी चीज़ों को सीख जाते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट गियर लगाए और अपनी स्टडी को फिर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका जो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करें, थोड़ा सा चीज़ों को इंटरलिंकिंग करके आपको जो स्टडी है वह करना है। करंट अफेयर से भी आपको आंसर राइटिंग करनी है, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है, तो ये सारे काम जो है वह आपको करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी फर्स्ट 5 बुक जिन्हें कि हम कॉलेज के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो फर्स्ट बुक होगी वो आपकी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपको बताएगी, पॉलिटी की बुक है क्लास 11 की, और ये जो बुक है ये आपको सिखाएगा कि किस तरीके से इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। जैसे कि इसमें आप समझेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी जो है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है ना, अगर हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी क्या है, पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें हैं ये सब आपकी कवर होंगी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। मतलब ये ऐसी 4 किताबें हैं जहाँ से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये लगता है कि आखिर हम कौन सी किताबों से पढ़ना शुरू करें। हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी है, हमें फाउंडेशन तो अपना बिल्ड करना है, बट ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे मैं पढ़ना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, जिससे हमारा देश चल रहा है उसके बारे में जानना है, और इसके लिए ज़रूरी है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की एनसीईआरटी। देन सेकंड हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कि आप समझना चाहते हैं कि 1947 तक हम कैसे पहुंचे, स्वतंत्रता तक हम कैसे पहुंचे, इसके पीछे जो 100-150 साल का इतिहास था वह क्या रहा। इन सभी चीज़ों को आप समझते हैं, आप भारत के इतिहास को समझ पाते हैं। और इसके लिए एक बेस्ट बुक मैं आपको बताती हूँ, ये है आपकी विपिन चंद्रा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, विपिन चंद्रा। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ओल्ड न्यू दोनों मिलती है, बट ओल्ड जो है वह ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी। हाँ, ओल्ड इज़ गोल्ड, बट अपडेटेड जो एनसीईआरटीज़ हैं वो बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आते हैं। बट अगर आपको मेंस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को पढ़ना है, थोड़ा सा टफ होता है ओल्ड एनसीईआरटीज़ को पढ़ना, न्यू एनसीईआरटीज़ थोड़ी ईजी आई हुई हैं। ठीक है, तो आपके पास आपकी टेबल पर सिलेबस एंड PYQ के अलावा ये एनसीईआरटी होनी चाहिए। फिर आप क्या पढ़ोगे, आप देश को भी समझना है, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी समझना है कि मानसून कैसे आता है, तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वह किस तरीके से हो रहा है। फिजियोग्राफी की बात करें, कहाँ, अगर हम देखें कहाँ हिमालय है, कहाँ वेस्टर्न घाट है, कहाँ ईस्टर्न घाट है, ठीक है, किसे डेक्कन प्लेटू कहेंगे तो किसे पेनिनसुला कहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं समझने को, किसे आइलैंड कहेंगे, अंडमान निकोबार जो है वह भारत का हिस्सा नहीं है या नहीं है, मुख्य भूमि का हिस्सा, मेन लैंड का वो है हिस्सा या फिर नहीं है। तो कई और भी हम चीज़ों को समझने के लिए ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं इंडिया के बारे में। सो इंडिया का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है कि आखिर फिजियोग्राफी क्या है, ठीक है, मॉनसून आप क्लाइमेट कैसा है उसको पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, किस तरह की हमारे यहाँ फसलें होती है उसको आप समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अगर देखें हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो अगर इंडिया के
फिजिकल एनवायरनमेंट को समझना है तो आपको इस एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। एंड फोर्थ एनसीईआरटी जो कि आपकी इकोनॉमी की है। देखो इकोनॉमी में आपकी मैक्रो और माइक्रो दो एनसीईआरटीज है। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंट्रोडक्शन वो पढ़ना है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि डायरेक्ट आपके यूपीएससी से कनेक्ट होता है, जैसे कि नेशनल इनकम की बात कर लें, जैसे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लें, ये सारी चीजें है ना। तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये वाला एनसीईआरटी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और एनसीईआरटी जिसमें कि आप इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ। तो देखो एनसीईआरटीज जो है मैं ये कहूँगी कि ये एनसीईआरटी ऐसी है, स्पेशली अगर मैं इन 3 एनसीईआरटीज़ की बात करूँ, कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको इंडिया के बारे में, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें, ये तीनों एनसीईआरटीज़ आपका बहुत ज़्यादा विजन क्लियर कर देती हैं कि आखिर इंडिया जो है वह किस तरीके से, है ना, अभी है, बाकी चीज़ें। अच्छा देखो, तो हमने कुछ स्टेप्स की बात की, कुछ एनसीईआरटीज मैंने बताई, ये तो वो है जो कि आपकी टेबल पे होना चाहिए। एक बार एक प्रश्न और आपके मन में आता है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज हमें पढ़नी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। स्पेशली अगर मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ठीक है, ये एनसीईआरटीज ऐसी हैं कि आपको 6 to 12 पढ़नी है। जिन बच्चों के पास टाइम कम है, उन्हें लगता है कि हम ज्यादा होशियार हैं, सो गो विथ 11 and 12, 11th and 12th एनसीईआरटीज, है ना। ये तो आप नहीं स्किप कर सकते, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे, सो 11th 12th की एनसीईआरटीज है। देन सोशलॉजी की क्लास 12th की, बायोलॉजी की क्लास 12th की। बायोलॉजी के लास्ट में आपको एनवायरनमेंट के कुछ चैप्टर्स मिलते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज देखेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री में बच्चों हमें 4 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। एक है आपका एंशियंट, प्राचीन भारत कैसा था, मिडाइवल है ना, मध्य भारत कैसा था, मॉडर्न जो मैं विपिन चंद्रा की बात की, आधुनिक भारत कैसा था, और एक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक आती है, एनसीईआरटी ही है। तो ये 4 किताबें अगर आपने पढ़ ली, आपका हिस्ट्री हो जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की आती है फाइन आर्ट की एनसीईआरटी, जो कि अभी स्टार्ट भी हमने की है ना, स्टार्ट भी की है फाइन आर्ट की एनसीईआरटी। आपका ट्यूसडे और सैटरडे को लाइव क्लास होगा, आज एक क्लास हुआ भी था, देख लीजिएगा, आप पे अवेलेबल है। तो ये कुछ एनसीईआरटीज है, यहां से अपना फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करो। देन अगर हम देखें कि उसके बाद क्या, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि सभी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ठीक ठाक किताबें लिखी गई हैं। ये एडवांस बुक में अगर मैं बात करूं, सो पॉलिटी के लिए है आपका एम लक्ष्मीकांत, कि आपने 11 12 का जो पॉलिटी है वह आपने कवर कर लिया था एनसीईआरटी का, ठीक है। और इसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड और बाकी टॉपिक्स है वह कवर हो जाते हैं। हिस्ट्री के लिए आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम, मॉडर्न, स्पेशली मॉडर्न इंडिया के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी यहां से मिल जाते हैं, और कंपैरेटिवली सब रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा होता है। हालांकि यूपीएससी देखो है तो अनप्रिडिक्ट, इस बार अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन ही आए, और उसके आपने देखा होगा कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ। यूपीएससी देखो, हमारा काम क्या है कि जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है वो तैयार करना। यूपीएससी का काम क्या है कि चीज़ों को टफ बना देना। आप सोच के गए थे कि 20 क्वेश्चन आ जाएंगे हिस्ट्री से, बट 10 आए या 8 आए। तो ये यूपीएससी का काम है कि भाई आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या नहीं पूछना चाहता है। समटाइम्स पॉलिटी, जैसे कि इस बार 20 क्वेश्चंस आ गए, नेक्स्ट टाइम मे बी 10 क्वेश्चंस आए, तो आपका तो काम सिलेबस को प्रिपेयर करना है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा देखो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये आप देखेंगे कि वर्ल्ड का जो मैप है, जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए, प्लेसेस को देखने के लिए, माउंटेन्स, है ना, सब चीज़, कॉन्टिनेंट्स, इन सबको देखने के लिए, वाटर बॉडीज, स्ट्रेट कौन कहाँ है, ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है आप इसको भी कर सकते हैं कवर, ज्योग्राफी के साथ साथ, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस बुक है और ये आपकी कुछ एनसीईआरटीज हैं जो आपके पास होनी चाहिए। बट सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न को समझते हुए आपके पास जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यूज है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो जब आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, कैसे मैं शुरू करूं, वैसे तो देखो कोई ऐसा एक तरीका नहीं हो सकता कि
कोई ये कहे कि यही एकमात्र तरीका है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट करें, आप कोई दूसरा तरीका जो है वह स्टार्ट करें, आप किसी अदर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड चीज़ों से स्टार्ट करें, डायरेक्ट स्टैटिक्स से स्टार्ट करें, फाउंडेशन ना पढ़े। ये सारी चीज़ें, ये सब आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। एक जो तरीका होता है कि अब अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से काफ़ी दूर हैं, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या आप मैथमेटिक या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तब ऐसे में प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को कैसे समझे। सो एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है। इस बार भी आप देखेंगे कि यूपीएससी ने 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे। सो एक बेनिफिट आपको मिलता है, चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, बस जब आप अदर बुक से पढ़ रहे होते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड चीज़ों का बढ़ जाता है, इन्फॉर्मेशन चीज़ों की बढ़ जाती है। बट वंस अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो आपको स्टैंडर्ड चीज़ों को पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो ये है आपका कुछ मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज पर आप क्या कर सकते हैं। क्लियर है इतना? हाँ, जो बुक मैं आपको बता रही थी, वैसे देखो ज्योग्राफी की ये 2 किताबें आपसे पढ़ने को कहा जाता है। एक है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है आपका इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट। टफ किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में रट लेंगे। और इकोनॉमी में इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद फिर आप करंट पढ़ो, इसके बाद आप स्टैटिक पढ़ो। तो ये इसकी एक बेसिक से लेके पूरा स्टैटिक तक की स्ट्रैटेजी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 2 बुक्स आपको हेल्प करती हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, कुछ बच्चे सोशलॉजी के लिए भी सोच रहे होंगे। आपको पता होगा कि इंडियन सोसाइटी है हमारे सब्जेक्ट्स में, मेंस में तो इंडियन सोसाइटी का आपका जो बुक है ना, सोशल चेंज डेवलपमेंट का जो आपका बुक है, आप इन बुक्स को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है कि अगर आपने सोचा है कि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी ही है तो आपने अपने लिए जो टाइम दिया है कि मैं 2 साल में करूँगा, 3 साल में क्लास के कॉलेज के साथ साथ करूँगा, है ना, तो यहाँ पर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अपने कॉलेज के साथ साथ में जो आपके पास टाइम बच रहा है वहाँ से आप सेल्फ स्टडी को करना स्टार्ट करें। इसके अलावा जो प्रारंभ आपका ओनली आईएएस प्रारंभ, ये जो चैनल है ये इसी मोटिव के साथ खोला गया था। इसका मोटिवेशन ही यही था, इंटेंट ही हमारा यही था कि ऐसे बच्चे जो कि कॉलेज के साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बच्चों की एज, मतलब कम एज में जो स्टूडेंट्स हैं वह प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट करने लगे हैं। यूपीएससी का एक अलग ही क्रेज़ और ट्रेंड अब देखा जा रहा है। तो आप सभी के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉलेज गोइंग है और स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो ये चैनल इसीलिए है। इस पर हमारे फाउंडेशंस के सारे वीडियो, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है। अभी आपका आर्ट एंड कल्चर लाइव स्टार्ट हुआ है जो कि ट्यूसडे एंड सैटरडे होगा। एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे लाइव क्लास होगी 12 PM, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो आराम से पढ़ते रहिए। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के 8 चैप्टर्स हैं, वो हम 1 मंथ में कवर करेंगे, है ना, मतलब आपके वीक में 2 डेज क्लासेस होंगी। तो इस तरीके से आप आराम से 1-2 घंटे देकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉलेज हुआ, आपको पता होगा कि यूपीएससी के अपीयर होने के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए 21 ईयर आपको कंप्लीट करने चाहिए, मतलब 21 साल अगर आपका हो गया है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे में सामान्यतः इंडिया में जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कि हम लगभग 17-18 के आसपास हमारा 12th हो जाता है, 19, 20, 21 हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाता है। और ग्रेजुएशन मिनिमम है जो कि आपको करना होता है। अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है 21 ईयर, देन आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो ये जो 3 साल है कॉलेजेस के, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी प्रतिज्ञा दिवस पर कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं आप सभी के लिए कि प्रारंभ पर आप देखेंगे कि अब तो काफ़ी ऑफ है, 30% का ऑफ है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कई ऑफर्स आपको दिए हुए हैं, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन में इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।